हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटकर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका पाठ नंबर 2। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर और यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी जो ट्रैवलॉग आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, कहीं की यात्रा करते समय, कहीं घूमते समय, जब आप वो सब जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने वहाँ पर देखा, जो आपने महसूस किया, जब आप उसको शेयर करते हो तो वो कहलाता है आपका यात्रा वृत्तांत। तो जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जिन्हें अधिकतर जो है वो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। आइए लेखक का हम जीवन परिचय जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो 1893 में उनके ननिहाल गांव मतलब नाना का जो गांव था, पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनका पैतृक गांव यानी जहाँ उनके पिता रहते थे, दादाजी थे, वो वाला गांव उनका कनैला था। इनका जो असली नाम था वो केदार पांडे था। और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पाई थी? काशी, आगरा और लाहौर में। क्योंकि उस समय भारत तो जो है डिवाइड नहीं हुआ था, दो टुकड़े नहीं हुए थे, तो जो लाहौर था वो भी भारत का ही पार्ट था। और सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब उनका नाम हुआ राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी की पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी ये सारी भाषा वो जानते थे, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, जीवनी, आलोचना, शोध, बहुत सारी चीज़ों में मतलब जो है वो लिखा है। जोनर जो है वो इन जोन में उन्होंने लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा और दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा जो पाठ है। इस पाठ में जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, तो इसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने ना सन 1929 और 30 के करीब 1920 और 30 उस टाइम इन्होंने जो है वो नेपाल की यात्रा की थी। तो उस समय का जो इनके अनुभव थे उसके बारे में, उस समय वहाँ के कैसे रास्ते थे, कैसे लोग थे, उस समय के बारे में इन्होंने क्या है इस पूरे पाठ में हमें बताया है। तो बच्चों, ये पाठ बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट में जो है एक समरी की तरह आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है नेपाल और तिब्बत का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसके बारे में बताया है। नेपाल तिब्बत का मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य रास्ता है। मेन जो रास्ता है वो वही है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यानी पहले जिस मार्ग से अभी वो जा रहे हैं वो ही जो है भारत और जो नेपाल तिब्बत का जो आने जाने का मेन रास्ता था। तो जो फरी कलिंगपोंग है वो अब खुला है, लेकिन पहले इसी से जो है वो सारा व्यापार वगैरह हुआ करता था। और सैनिक मार्ग भी था, यानी जो सैनिक थे वो भी इसी मार्ग से आया जाया करते थे। और आज भी हम इस पर अनेक चौकियां और किले बने हुए देख सकते हैं। मतलब आज भी वहाँ पर जो सैनिक थे उनके रहने के लिए जो किले बनाए गए थे, चौकियां थी, वो आज भी वहाँ पर दिखाई देती हैं। आज भी मतलब जब वो ट्रैवल कर रहे थे उस समय की बात वो बता रहे हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहा करती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ जो है ऐसे मकान हैं जिनमें किसानों ने अपना डेरा जमा लिया है। मतलब जो किले बनाए गए थे सैनिकों के रहने के लिए, कुछ तो गिर गए हैं उसमें जो मकान थे, और कुछ पर जो है लोगों ने, जो किसान है वहाँ के, उन्होंने कब्जा कर लिया है, मतलब उसमें रहने लगे हैं। तो उस समय का तिब्बत का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में वे बताते हैं कि तिब्बत के जीवन में अनेक आराम भी थी और कठिनाइयाँ भी। सबसे पहले तो यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है, जैसे भारत में होता है ना, ऊंची जाति का, नीची जाति का, छुआछूत, मतलब उनको छूना नहीं चाहिए इस जाति के लोगों को। तो ये सब वहाँ पर नहीं था। वहाँ के औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। निम्न श्रेणी के भिकमंगों को छोड़कर, निम्न श्रेणी के मतलब जो सबसे ही गए गुजरे होते हैं, बहुत छोटे जो भिकमंगे होते हैं ना, भीख मांगने वाले, उनको छोड़कर अगर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी आपके घर के भीतर आ सकता था। मतलब जो बिल्कुल ही गए गुजरे होते थे ना, जो भिखारी होते थे, वो भी बहुत निम्न श्रेणी के, बहुत जो होते हैं लो लेवल जिनको आप बोलते हो, उनको छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति, मतलब जिनको आप जानते भी नहीं थे, अगर वो भी, मतलब उसको भी वो अपने घर में आने देते थे। और उनके कहने पर सास या फिर बहू उनके लिए चाय भी बना लाती थी। जो आते थे अगर वो बोलते थे
तो जो वहाँ उस घर की सास या बहू होती थी वो उनको चाय भी पिलाती थी। वहाँ चाय जो है वो मक्खन, सोडा और नमक डालकर एक चौंगी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती थी। टोटीदार मतलब एक, जैसे आपने सुराही देखी होगी, सुराही में क्या होता है ना, इस तरह से सुराही बनी होती है और उसमें ऐसे टी पॉट की तरह भी उसमें ऐसे निकला रहता है ना एक पार्ट, तो उसको बोलते हैं आपका इसको हम बोलते हैं टोटीदार बर्तन। ठीक है, तो ऐसे एक बर्तन में वो आपको परोस के दिया करती थी चाय, जिसमें जो चाय थी उनकी वो वहाँ पर मक्खन से सोडा और नमक मिलाकर बनती थी। अच्छा, ठहरने का उस समय क्या प्रबंध था, तो इसके बारे में वो क्या बोलते हैं कि लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला, परित्यक्त मतलब जिसको छोड़ा जा चुका है, तो जब वो आगे चले उस किले से, तो उन्होंने क्या, वहाँ पर आदमी जो है वो राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब कि एक तरह से आप बोलते हैं जैसे कि कहीं पे ट्रैवल करने के लिए टैक्स होता है, लेकिन वो क्या था, वो कोई मतलब लीगल नहीं था जिसको आप बोल सकते हो। तो जो लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिट्ठे उसे दे दी, मतलब वो जो परमिशन जो भी बनवा के लाए होंगे वो उन्होंने उन्हें दिखा दी। तो सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। जो हमारे लेखक हैं ये एक पर्सन के साथ गए थे जिनका नाम था सुमति। सुमति जो है वहाँ पर उनकी लोगों से बहुत जान पहचान थी, तो उनकी जान पहचान की वजह से ही जो थोंगला का आखिरी जो गांव था, थोंगला जगह जो है वहाँ का जो आखिरी गांव था, वहाँ पर उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार भी वे आए थे, पर वो तब क्या आए थे, वो अकेले आए थे और घोड़े पर सवार होकर आए थे। तो क्योंकि वहाँ पे लोग उन्हें जानते नहीं थे, तो वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाई थी, तब उन्हें गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। और इस बार वे भिखमंगे के वेश में यात्रा पर आए थे, लेकिन उनके साथ कौन था, सुमति था। तो डांडा थोंगला का जो जंगल है उसके बारे में वो क्या बताते हैं कि डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल हैं। ठीक है, तो ये खतरनाक क्यों है कि ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते और डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्चा नहीं करती। उस समय जो वहाँ की सरकार थी वो पुलिस वगैरह पर भी उतना खर्चा किया नहीं करती थी, इसलिए खून जो है वो आसानी से हो जाते थे। डाकू क्या करते थे, पहले वहाँ पर आदमियों को मार डालते थे और फिर क्या था, उनका सामान जो है वो लूट लिया करते थे। और इसी मतलब यही कारण था कि लोग जो है लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते थे। मतलब अपने आप को बचाने के लिए लोग क्या है उस समय लाठी या पिस्तौल अपने पास रखते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि मतलब कि हथियार को रखने का कोई कानून नहीं था, तो कोई भी रख सकता था। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाकुओं से कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि वो तो आखिर भिखारियों से कोई क्या ही लूटेगा, इसलिए उन्हें डाकुओं से कोई खतरा नहीं था। वे जहां भी खतरनाक स्थिति देखते हैं टोपी उतारकर भीख मांगने लगते हैं। मतलब एक तो उन्होंने अपना वेश बदल रखा था, और फिर भी अगर उनको लगता था कि उनको कोई खतरा है तो वो क्या करते थे, अपने जो सिर पर टोपी पहनी थी उसको उतारा और भीख मांगने की एक्टिंग करने लगते थे। तो अगले दिन उन्होंने 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंकोर पहुंचना था। ठीक है, तो वो थोंगला के लास्ट गांव में थे, वहां से अगले दिन उनको कहाँ पहुंचना था, लंकोर पहुंचना था, जो कि 16 से 17 फीट की मील की ऊंचाई पर मतलब चढ़कर उनको जाना था। 16 से 17 मील उनको चलकर जाना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। तो दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंच गए। उनको डांडा पहुंचना था, तो दोपहर हुई तब तक वो डांडा पहुंच गए। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई थी। 17-18 फुट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी। मतलब उनके दाईं तरफ क्या थी, जो हर बर्फीली मतलब बर्फ से ढकी हुई चोटियां थी, और भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ मतलब जो एक टीला सा था ना, छोटा सा पहाड़ों के जो जहाँ पर पहाड़ियाँ जो छोटी छोटी थी टीले की तरह थी, वहाँ पर जो पहाड़ दिख रहे थे वो बिल्कुल नंगे थे। मतलब उन पर ना बर्फ थी और ना ही पेड़ वगैरह उगे हुए थे, कोई हरियाली भी नहीं थी। उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ रही थी, और सर्वोच्च स्थान पर मतलब जो उस पॉइंट का जो सबसे ऊंचा स्थान था वहाँ पर क्या था, डांडे देवता का मंदिर था। जो वहाँ के देवता हैं उनका स्थान था, जिसे पत्थर से सींग और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। उतराई क्या हुआ, अब उन्होंने घोड़ा किया हुआ था, तो जब चढ़ाई थी वो तो उन्होंने हमें बता दिया कि 17-18 हजार फुट की चढ़ाई उन्हें चढ़नी थी। अब उतराई आ गई,
तो लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत धीमे चल रहा था। लेखक जब उसे आगे चलने के लिए बोलते थे तो वो क्या करता था, वो और पीछे हो जाता था। तो आगे जाकर एक जगह ऐसी आई जहाँ पर दो रास्ते जा रहे थे। तो लेखक तो पीछे रह चुके थे, तो उनको पता नहीं था कि किस रास्ते पर जाना है। तो उन्होंने क्या किया, वे जो है वो बाएं रास्ते पर चल पड़े। तो बाएं रास्ते पर चल पड़े तो 1.5 मील चलने के बाद उन्हें पता चला कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं, वो रास्ता भटक गए हैं। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होता है ना, उसको आप बोलोगे आपका जो बायां है। तो वो फिर वहाँ से वापस आए, जो आगे वो चले गए थे 1.5 मील, वहाँ से फिर उन्होंने किस तरफ गए, राइट साइड वाले रास्ते पे गए। और शाम के 4-5 बज गए थे, तब जाकर वो कहीं वहाँ पहुँचे जहाँ उन्हें पहुँचना था। वहाँ सुमिति उनका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वह तो पहुँच चुका था और वो गुस्से में था। तो वह मंगोल तो था ही, मतलब कि मंगोल क्या है, मंगोल के रहने वालों को बोला है उन्होंने कि वो मंगोल था, तो गुस्से से जो उनका मुंह है वो लाल हो जाता है। तो गुस्से में मुंह कैसे करके बैठा था, लाल करके बैठा था। तो मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। क्या बोला उन्होंने, सुमति ने, जैसे ही लेखक वहाँ पहुँचे, कि आपके इंतज़ार करते करते मैंने 2 टोकरे कंडे फूंक डाले। कंडे मतलब जो आप गाय के या भैंस के गोबर से बनाते हैं ना, गोल गोल कंडे, उनको बोलते हैं। तो वो उनके इंतज़ार में क्या है, आग जलाकर बैठे थे। बोल रहे हैं मैंने कंडे फूंक डाले और 3-4 बार क्या है, चाय को गर्म किया। तो लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। लेखक ने उन्हें बताया कि भाई मेरा घोड़ा जो है गलत रास्ते पर चला गया था। लंकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरे। पहुँचे कहाँ, वो लंकोर। वहाँ पर उनको रुकने के लिए अच्छी जगह मिली। उन्होंने चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुपका खाने को मिला, जो वहाँ की ट्रेडिशनल डिश थी थुपका, वो उन्होंने खाया। फिर तिंगरी समाधि गिरी पर जो है वो वहाँ पर उनको वो जाने लगे। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तो उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी। ठीक है, जो मैदान था उसके चारों ओर तो पहाड़ियाँ थी, उसके बीच में भी, मतलब उसके अंदर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास बहुत से गांव थे जिनमें सुमिति के यजमान रहते थे। यजमान मतलब कि जिनके लिए जो सुमिति था वो पंडित का काम करता था, और वो उनके क्या थे, यजमान थे। तो सुमिति सब जगह जाना चाहता था ताकि उन्हें गंडा पहुंचा सके। गंडे पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते हैं, और गंडे खत्म हो जाने पर वे कपड़ों के से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमिति को दूर दूर के गांव में ना जाने के लिए राजी कर लिया। क्या है कि जो गंडे वो बोल रहे हैं वो एक तरह से जैसे ताबीज़ होता है ना, हम लोग ताबीज़ बोलते हैं जिसको, कि वो कपड़ों से बांध बांध के इस तरह से कपड़ों का ताबीज़ सा बना लिया जाता है, तो वही वो उनको गंडा बोल रहे हैं। तो वो गंडा जो है वो अपने यजमान को देना चाहते थे। और वो बोलता क्या था कि मतलब कि ये जो गंडा, वो कपड़ा जो है वो बोध गया से लेकर आया है लाल रंग का, और उससे वो क्या है, वो गंडा उनको बनाकर दे रहा है। लेकिन ये हमारे लेखक ने ही बताया कि वो क्या करता था, जब तक वो कपड़ा चलता था तब तक ठीक है, वरना उसके बाद वो कोई भी कपड़ा फाड़ लेता था और उससे गंडे बनाकर वो उनको दे देता था, और झूठ बोल देता था कि ये मैं जो है वो बोध गया से लेकर आया हूँ। तो लेकिन जो हमारे लेखक हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुमति को जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अगर वो वहाँ चले जाते, गांव चले जाते, तो उनको बहुत टाइम लग जाता वो, क्योंकि वो बहुत सारे वहाँ पे यजमान थे, तो वो जल्दी वापस नहीं आ पाता। इसलिए लेखक ने उनको मना कर दिया, उनको मतलब लालच भी दिया कि मतलब कि इसके लिए मैं तुम्हें जो है वो एक्स्ट्रा जो है पैसे दे दूँगा, लेकिन तुम मत जाओ। तो अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे जो है चल पड़े। धूप बहुत तेज़ थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ़ से ठंडा होता था। मतलब क्या है, क्योंकि बर्फ़ थी ना, तो सामने से धूप पड़ रही थी तो माथा जल रहा था, और पीछे से बर्फ़ की वजह से ठंडक लग रही थी। तो धूप से बचने के लिए सिर पर एक मोटा कपड़ा जो है वो उन्होंने पहन लिया। अब तिब्बत की ज़मीन पर छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। जो वहाँ की ज़मीन थी वो क्या था, वो ना वहाँ के छोटे बड़े जो जागीरदार हैं, मतलब जो वहाँ के जिनके पास जो है खेत मतलब ज़मीन होती है, उसको बोलते हैं जागीरदार। तो जागीरदारों का काफ़ी हिस्सा जो है वो मठों के हाथ में है। मठ जैसे आपने देखा है, बौद्ध जहाँ पर लोग रहते हैं, जिसको आप मोनेस्ट्रीज वगैरह बोलते हैं, वहाँ। तो मठों और विहारों के पास जो है उनकी ज़्यादातर ज़मीन थी। तो हर जागीरदार जो है बेगार मजदूरों से खेती कराता था। ठीक है ना, जो मजदूर लोग थे उनसे वो अपनी ज़मीन पर खेती कराया करते थे। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता था, जिसे राजा के समान आदर मिलता था। मतलब खेती का काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए जो आपके मठ थे, जो मोनेस्ट्री थी, उससे एक भिक्षु आया करते थे, और वो आके देखते थे कि मतलब सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। और गांव वालों के बीच में उनका जो था राजा की तरह सम्मान किया जाता था, आदर मिलता था उनको। लेकिन सुमति जो है वो शेखर विहार पहुँचे, लेखक और सुमति। ठीक है,
तो वहाँ पर जो भिक्षु उन्हें मिला, मुखिया जो था वहाँ का काम, मतलब उस गाँव का काम देखने की जिम्मेदारी जिनकी थी, उनका जो नाम था वो था नमसे। भद्र पुरुष था, मतलब कि बहुत अच्छा था, विनम्र था, बहुत सिविलाइज्ड एक पर्सन था। यद्यपि लेखक का वेश जो है वो भिखमंगों सा था। उन्होंने हमें पहले ही बताया कि हम कैसा वेश धारण करके गए थे, हम तो भिखमंगों यानी भिखारियों जैसा वेश धारण करके गए थे। लेकिन फिर भी वो जो थे भिक्षु थे वो बहुत प्रेम से उनसे मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर की 103 हस्तलिखियाँ पोथियाँ रखी हुई थी। वहाँ पर एक बौद्ध लोगों का जो मंदिर था, वहाँ पर क्या है ना, हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी हुई 103 जो है, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह बोलते हैं, इस तरह से रखी हुई थी। वहीं लेखक ने क्या कर लिया, आसन जमा लिया, मतलब वहीं जाकर बैठ गए। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखित थी। तो जो मतलब कि पोथी जो जिस मतलब पहले जो किताब होती थी वो बाइंड तो नहीं होती थी, उनको एक स्पाइरल जैसे उसमें डाल के रखते थे, वो पोथी उनको कहलाती थी। तो वो मोटे मोटे अक्षरों में लिखी गई थी। एक एक पोथी पर 15-15 शेर की रही होगी, मतलब उनका वजन बता रहे हैं कि जो एक एक पोथी थी, जो किताब सी थी, वो 15-15 शेर। ये शेर क्या है, पहले ये जो है वेट लेने का एक वो हुआ करती थी यूनिट। तो ये शेर उन्होंने बोला कि एक एक जो बुक थी वो 15-15 शेर के करीब भारी थी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया, मतलब उनको पुस्तक क्या है पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो लेखक ने अब की बार उन्हें अनुमति दे दी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो पुस्तकें पढ़ने में जो थे वो व्यस्त थे, वो बिजी थे। तो लेखक ने उन्हें अनुमति दी। अगले दिन अब की बार उन्होंने जो है सुमति को अनुमति दी और उन्हें लगा था कि वो जो है आने में कम से कम 2-3 दिन लगा देंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर को आ गए। तो तिंगरी गांव जो है वहाँ से बहुत दूर नहीं था जहाँ उन्हें जाना था अपने यजमानों के पास। फिर क्या किया उन्होंने, दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वो वहाँ से चल पड़े। तो बच्चों ये था हमारा जो पाठ है या जो हमारा यात्रा वृत्तांत है ल्हासा की ओर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।